जेईई एडवांस 2026 का प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन, जिसका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, ने बहुत सारे बच्चों को ट्रैप में फंसा दिया। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बैग है, जो पहला बैग है दोस्तों, उसमें 6 रेड और 9 ग्रीन बॉल्स हैं। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर 8 रेड और 12 ग्रीन बॉल्स हैं। मैंने दोनों बैग के बॉल्स को मिक्स कर दिया और मैंने एक आखिरी में एक तीसरा वाला बैग बनाया, मतलब जो कि फाइनल बैग है, जिसके अंदर आपके बैग 1 के भी बॉल हैं और बैग 2 के भी बॉल हैं। बैग 1 के आपके 9 रेड और 6 ग्रीन मिलेंगे, बैक 2 के आपके 8 रेड और 12 ग्रीन मिलेंगे। हमने क्या किया, हमने यहां से एक बॉल निकाला। हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली हम मिक्सिंग वाले बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं। अब हमें इवन ये बोला गया है कि इवन बी द इवेंट जहां पे जो बॉल चूज किया गया, जो आपने मिक्स वाले बैग से निकाला, वो आपका बॉक्स 1 से आए, राइट। तो अगर मुझे मिक्स वाले बैग से एक बॉल निकालना है और वो हमें ये देखना है कि वो भाई बैग 1 से आए, तो भाई आप देखो मिक्स वाले बैग में बैग 1 के मिक्स वाला जो बैग है उसके अंदर बैग 1 के टोटल कितने बॉल हैं, 15 बॉल हैं, और टोटल यहाँ पे 35 बॉल हैं, राइट। यहाँ पे टोटल 20 बॉल हैं और यहाँ पे टोटल आपके पास 15 बॉल हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी होगी, मतलब जो मिक्स वाला बैग है उससे आपने एक बॉल निकाला और वो बैग 1 का हो, तो बैग 1 के टोटल 15 बॉल हैं, तो 15/35। उसी तरह उन्होंने E2 को बोल रखा है। E2 क्या बोल रखा है भाई, E2 बी द इवेंट दैट द बॉल चूजन बिलोंग टू द बॉक्स 2। तो भाई आपने मिक्स करके एक बॉल निकाला है और वो बैग 2 का बॉल हो, तो बैग 2 के टोटल 20 बॉल है, 20/35, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 का मतलब क्या हुआ कि आपने जो आखिरी वाले बैग से बॉल निकाला है वो रेड हो, तो रेड कितने हैं, 14। भाई बैग 1 और बैग 2 मिला के 14 है ना, तो 14/35। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 कितना है बालक, भाई ग्रीन, तो ग्रीन तुम्हारे पास 21 है, 21/35। ऐसे डेटा आपको लिखना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। फिर हमें देखो, जैसे हमारे पास ऑप्शन जो हैं, 4 ऑप्शन जो जिसके बारे में बात करनी, E1 और F1 इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमें E1 इंटरसेक्शन F1 चाहिए, E2 इंटरसेक्शन F2 भी चाहिए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की तो वहां भी इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम सारे इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बैग 1 का रेड हो, बैग 1 का रेड हो, तो बैग 1 के अंदर रेड कितने, 6/35। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F2, मतलब बैग 1 का ग्रीन हो, मतलब 9/35। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F1, मतलब बैग 2 का रेड हो, 8/35। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F2, मतलब बैग 2 का ग्रीन हो, मतलब 12/35। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन ए देखो, उन्होंने बोल रखा है कि हमें ये चेक करना है कि E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट। तो अगर मुझे E1 F1, तो एक बार निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 कितना होगा। तो भाई E1 इंटरसेक्शन F1 तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, कितना है हमारे पास E1 इंटरसेक्शन, वो तो 6/35 है। हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 चेक करना पड़ेगा। E1 की प्रोबेबिलिटी है 15/35, F1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 14/35। इसको एक बार कैलकुलेट करो, 7 दूनी 14, 7 5 15, 5 3 15, मतलब ये तो 6/35 आ गया। और क्या ये दोनों डेटा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट, तो मतलब ऑप्शन ए तो सही हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। भाई अगर ऑप्शन बी को चेक करा तो इसी सेम फंडे से E2 F2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F2 के बारे में बात कर लेते हैं। इज नथिंग बट E2 इंटरसेक्शन F2 हमने निकाल रखा है, कितना निकाला है भाई, 12/35। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करना है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। भाई E2 कितना है, 20/35, और F2 कितना है भाई, 21/35। ये चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 7 5 जा 5 चौको 20, ये आ गया 12/35। और ये देखो दोस्तों, ये दोनों डेटा मैच कर रहा है। इसका मतलब E1 F2 इंडिपेंडेंट हो गए, बट हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, डिपेंडेंट। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी पे। अब भाई अगर आपको सी चेक करना है तो आप देखो ध्यान से, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी है, F1/E1। तो F1/E1 के बारे में बात करना है, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1, F1 इंटरसेक्शन E1 कितना है मेरे पास, वो तो ऊपर में 6/35, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 15/35। ये आ गया आपका 6/15। 6/15 का मतलब हो गया 2/5, 2/5, ठीक है। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना है, इज इक्वल टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E2, F1/E2। तो एक काम करते हैं, F1/E2 की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं, F1/E2 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E2, ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E2 ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब भाई बहुत सारे डेटा ध्यान से देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E2 कितना निकाल रखा है हमने, F1 इंटरसेक्शन E2 हमारा है, F1 इंटरसेक्शन E2 ये 8/35 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना भाई मेरे पास, 20/35। ये आ गया आपका 8/20, अगेन ये 2/5। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, हमें यही पूछा गया था ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन सी तो सही हो गया, ऑप्शन सी तो
अब एग्जैक्टली इसी तरीके से हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 बाई E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 बाई E1। तो डी ऑप्शन में हमें चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 बाई E1। ये तो हमने ऑलरेडी ऑप्शन सी में निकाल रखा है, 2/5 आ चुका है। और हमें इसको कंपेयर करना है किससे भाई, F2 बाई E2 से कंपेयर करना है, F2 बाई E2 से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, F2 बाई E2 से। F2 बाई E2 की प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 बाई E2 निकाल लेते हैं, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब ये कितना आ गया भाई, F2 इंटरसेक्शन E2, F2 इंटरसेक्शन E2 हमने निकाल रखा है, हाँ जी, F2 इंटरसेक्शन E2 हमारा आ गया 12/35 है, ऊपर में आ गया 12/35 और नीचे में आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका 20/35। इसका मतलब ये आ गया आपका 12/20, ये आ गया 3/5। और उन्होंने बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 बाई E1 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 बाई E2। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2/5 इज ग्रेटर देन 3/5? ये तो भाई एकदम बिल्कुल गलत बात है, इसका मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुए वो कौन कौन से हुए, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली ए और सी आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए एंड सी, डी गलत हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा ट्रिकी था, इसने अपने लैंग्वेज से बहुत सारे बच्चों को परेशान किया। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको इस क्वेश्चन में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइए, ऐसे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा।